श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करना चाहते हैं जो बहुत ही कॉमन है, जो एल्डरली पॉपुलेशन है, 50 साल के ऊपर वो अक्सर प्रभावित रहते हैं। हम बात करेंगे जेनिटो यूरिनरी समस्याओं की। एक तरह से इसको हम सामान्य अर्थों में यूरोलॉजिकल समस्याएं कह सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी, जो लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने नाम लिया जेनिटो यूरिनरी समस्याएं, तो ये जेनिटो यूरिनरी जो सिस्टम है शरीर का, ये क्या है? आपका जो सवाल है उसी में आंसर भी छुपा हुआ है उस चीज़ का। जेनाइटो यूरिनरी मतलब कि आपके जेनाइटल्स और जो यूरिनरी सिस्टम से जो भी चीज़ें संबंधित हैं, पेशाब बनने से लेके पेशाब का खारिज करने तक का जो जो चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा। जैसे पेशाब आपके गुर्दों के द्वारा बनाई जाती है, फिल्टर की जाती है, फिर उसको यूरेटर्स एक नली होती है जो गुर्दों से पेशाब के थैले में यूरिन लाती है, ब्लैडर, फिर उसी के मुहाने के चारों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मेल्स में, और फिर उसी के बीचों बीच यूरेथ्रा निकल के आती है। तो इन सभी में कोई भी बीमारी होगी तो वो आपका जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में ही काउंट किया जाएगा। तो डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि एक तरह से जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा, जो त्याज्य पदार्थ है, जो एक तरह से वेस्ट है, उसको निकालने का ये पूरा उपक्रम है, पूरा सिस्टम है। और इसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक मटेरियल्स नहीं निकलेंगे शरीर से तो शरीर रोगी हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आपका इतना अनुभव है, आपने SGPGI में भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, तो किस तरह के पेशेंट सामान्य रूप से आते हैं जो इन समस्याओं से ग्रस्त होते हैं? ये कौन कौन सी समस्याएं हैं? स्पेशली तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे, इस सिस्टम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा जुड़ी है। बिल्कुल सही बात है भाई। बच्चा तो अपनी दिक्कत बता देता है, बट जैसे जैसे स्पेशली फीमेल, स्पेशली एल्डरली, वो अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाते हैं जी, क्योंकि वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं बताने में कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। ऑब्वियसली क्योंकि भाई आदमी कहीं भी कुछ भी करता तो भाई बाथरूम भी जाएगा तो छुप के जाता है, तो इसलिए वो चीज़ एक स्टिग्मा उसके साथ हमेशा रहता है। इसलिए बहुत सारा डिले हम लोग इस बीमारी में देखते हैं। और जहाँ तक आपके मर्ज को इस चक्कर में बढ़ा लेते हैं। एग्जैक्टली। स्पेशली जो भी जेनेटिलिया का पार्ट रहता है उसमें तो बहुत, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर साथ भी हमें देखते हैं, कई महिलाएं अपना कैंसर छुपाए रखती हैं। वैसे ये मेल्स में भी अगर किसी को पेनाइल कैंसर हो गया या किसी फीमेल को कोई भी नीचे का कैंसर हो गया तो बहुत दिनों तक वो छुपाए रहेंगे। इस हालत में इस स्तर पे लेके आएंगे कि बड़ा दिक्कत हो जाता है, बड़ा एडवांस स्टेज में हो जाएगा एक्चुअली। तो आपका जो सवाल था कि जेनेटो यूरिनरी सिस्टम किस समय उसकी बीमारियां आती हैं, ज़्यादातर किन किन लोगों में पाया जाता है, तो बेसिकली तो मोटे तौर पे देखा जाए तो यूजुअली ये बीमारियां जो हैं वो 40 साल के ऊपर लोगों में आती हैं, मेल्स में, फीमेल्स में, बच्चों में भी, यंग अडल्ट, यंग फीमेल्स में भी होता है, बट उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम रहती है। मेल्स में स्पेशली अगर मैं एक एक करके बात करूंगा तो मेल्स में स्पेशली 45 ईयर्स के बाद प्रोस्टेट का ग्लैंड जो है उसका दोबारा से बढ़ने लगता है। प्रोस्टेट इज अ वॉलनट साइज ग्लैंड जो कि मेल्स में ही होता है। ब्लैडर और यूरेथ्रा के चारों तरफ वो होता है, मुहाने पे ब्लैडर के। इट्स बेसिकली अ सेक्सुअल ऑर्गन जो कि आपके सीमेन को तरल पदार्थ प्रदान करता है, जिससे कि आपके शुक्राणु को न्यूट्रिशन मिल सके जब वो फीमेल्स के उसमें जेनेटालिया में जाएं। तो उसके 2 स्पर्ट्स होते हैं ग्रोथ के। एक तो प्यूबर्टी के समय होता है 12-14 समय के, युवावस्था में होता है। उसके बाद एक स्पर्ट होता है 45-50 ईयर्स के बाद। इसके बाद फिर बढ़ता है वो, फिर थोड़ा सा साइज में बढ़ता है। एंड दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। जैसे कि बाल सफेद होते हैं आदमियों के, तो प्रोस्टेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, झुर्रियां आएंगी, वैसे वो प्रोस्टेट यूजुअली बढ़ता है। बट अमूमन 90% लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। 90% एल्डरली लोगों को दिक्कत नहीं आती है, बट 10 to 20% लोगों को उसके वजह से दिक्कत आती है, या इस टाइप की दिक्कत आएगी वो नोटिस करेंगे, या उसके वजह से और परेशानी महसूस करेंगे, लाइफ में डिस्कम्फर्ट उनके होंगे। तो ये एक देखा गया है कि लमसम 60% पेशेंट्स में अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स BPH के सिम्टम्स, प्रोस्टेट सिम्टम्स आते हैं। BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं, प्रोस्टेट का बढ़ जाना। तो
वो लोग छुपाते हैं, काफ़ी लोग वो सोचते हैं इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग, बट एजिंग ग्रेसफुली भी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत 5-10% हो सकती है, बट इतनी भी दिक्कत ना हो कि आपकी नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ में प्रभावित हो जाए। उसमें दिक्कतें क्या क्या आती हैं, जैसे कि रात में बहुत बार उठना पड़ता है लोगों को, अच्छा, दिन में बहुत बार पेशाब जाना पड़ता है, हर 1 घंटे 1.5 घंटे में ठीक से पेशाब खारिज नहीं हो पाती है, ताकत लगानी पड़ती है, और कई बार अगर बहुत ही ज़्यादा आपने उसको टाल दिया तो प्रॉब्लम्स आपके ब्लैडर को इतना डिकम्पनसेट कर देता है कि ब्लैडर काम करना कम कर देता है। उसकी मांसपेशियां हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए ज़्यादा काम करती हैं, फिर वो धीरे धीरे इतना काम उनके ऊपर पड़ जाता है कि वो बैठ जाती हैं। लेट स्टेजेस में होता है तो अक्सर ब्लैडर खारिज ही नहीं कर पाएगा, तो फिर बहुत दिक्कत आती है, फिर बैक प्रेशर चेंजेस किडनी में भी आने लगते हैं। तो किडनी में समस्या आ सकती है। तो यूजली कम लोगों में होता है, बट ये हम लोग, क्योंकि भाई हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, अगर हम 1% की भी बात करेंगे तो करोड़ों में हो जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल, तो यही बात है। लेकिन हाँ ये है कि इसमें अगर आपने टाइम से दिखाया तो 80 to 85% पेशेंट्स दवाओं पे ही ठीक हो जाते हैं। सिर्फ लेस देन 10 to 15% लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है, एंड सर्जरी इज हाईली सक्सेसफुल इन दीज केसेस। अच्छा, 95% से ऊपर इनका सक्सेस रेट रहता है। डॉक्टर साहब, एक प्रोस्टेट कैंसर की भी बात आती है जब प्रोस्टेट की बात चली रही है। तो प्रोस्टेट कैंसर हालांकि आज से कुछ साल पहले इंडिया में बहुत कॉमन नहीं था, वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा कॉमन था। यहाँ पे आप अमूमन मान के चलिए 1 लाख में करीब 5 से 6 लोगों को होता था। मोटा मोटा एक प्रेवलेंस बता रहे हैं। अब ये है कि अब मान के मेट्रोज में स्पेशली 1 लाख में 10 लोग होने लगा है। हालांकि ये सब में इट्स अ स्लो ग्रोइंग कैंसर, तो बहुत ज़्यादा ये मॉर्बिडिटी डेथ नहीं कॉज करता है, बट क्योंकि इंडिया अगेन इट्स अ वेरी पॉपुलस कंट्री, तो परसेंटेज काउंट करें तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो यूजुअली 6 to 7th डिकेड में प्रोस्टेट कैंसर की शिकायत आती है। सिम्टम्स इसके ऑलमोस्ट इसी से मिलते जुलते रहते हैं। कई बार ओवरलुक भी हो जाता है ये कंडीशंस। तो उसके लिए एक सिंपल सा एक टेस्ट आता है, सीरम PSA, जो कि मैं सबसे बोलूँगा कि 50 साल के ऊपर तो करा ही लें। एक सर्टेन वैल्यू, एक बेसलाइन वैल्यू आपको पता चल जाएगी, फिर उसके अनुसार आप किसी डॉक्टर से या यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें। वो आपको फ्रीक्वेंसी बता देगा कि उस टेस्ट को आपको 4 साल में कराना है, 2 साल में कराना है, 5 साल में कराना है। बट इट इज़ क्योंकि कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर ऐसी बीमारी है कि अगर समय से पता चल जाए तो 90 to 100% क्योर रेट है उसका। डॉक्टर साहब, जो ये सिस्टम है बहुत ही वर्सटाइल है और बहुत ही डेलिकेट भी है, जैसा कि आपने बताया। महिलाओं की भी एक बहुत कॉमन समस्या है UTI, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, तो उसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि कुछ प्रकाश डालें। देखिए, फीमेल्स में UTI तो हर एज में कॉमन है। अच्छा, क्योंकि उनकी जो यूरेथ्रा होती है, जो ब्लैडर से पेशाब बाहर निकालती है, वो शॉर्ट होती है। इट्स ओनली 4 centimeter ट्यूब इन साइज। तो फीमेल्स में, बच्चों में भी कॉमन होती है, स्पेशली अगर उनको ठीक से हाइजीन नहीं सिखाई गई है, या कॉन्स्टिपेशन उनको रहता है, या कुछ लोगों में कंजेनाइटल रिफ्लेक्स बीमारी होती है कि पेशाब जो बन रही है वो ब्लैडर में पहुंचे और ब्लैडर से वापस गुर्दे में चली जा रही है। अच्छा, मुझे बैक प्रेशर चेंजेस, बट कम होता है। ज़्यादातर कॉमन ये यंग फीमेल्स में होता है, स्पेशली आफ्टर मैरिज या आफ्टर कंज्यूमेशन थोड़ा सा उनको दिक्कतें आती हैं। और फिर ये कॉमन होता है आफ्टर 45 years ऑफ एज, जब मेनोपॉज के आसपास का टाइम आता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो कम हो जाता है महिलाओं के शरीर में। उसके कारण उनके नीचे के अंगों में काफ़ी ड्राइनेस आ जाती है। उतना जो नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनके वजाइनल ट्रैक्ट में वो कम हो जाते हैं, तो जिसके कारण ये पेशाब में जलन, इन्फेक्शंस, ये सब थोड़े से कॉमन हो जाते हैं। जैसे आपने डॉक्टर साहब शाइनेस की बात की थी, तो मूत्र को रोकना भी, पेशाब को रोकना बिल्कुल भी। कई महिलाएं क्या करती हैं कि सुबह, जैसे स्पेशली वर्किंग महिलाएं, सुबह एक बार अपना जब दफ्तर पहुंच गई तो उसके बाद फिर जब घर के वापस आएंगी तभी फिर वो 7-8 घंटे का गैप इज नॉट गुड। तो वो यूजुअली कोशिश करनी चाहिए कि 4-5 घंटे में एक बार आदमी चला जाए और अपना वाटर इनटेक एडिक्वेट रखे। पानी बहुत कम पीती सकते हैं। और स्पेशली UTI अगर किसी फीमेल को हो गया है तो आप मान चलिए 50% चांस है उसको फिर से होगा। तो उसमें लेकिन ध्यान दे सकते हैं, आप पब्लिक टॉयलेट्स मत यूज़ करें, या अगर पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करना है तो उसके तरीके आते हैं, टिश्यूज़ आते हैं जो पूरे टॉयलेट सीट बिछा दिया सकता है, जैसे कि आपका डायरेक्ट कंटैक्ट ना हो। मेल्स में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उनका जो ट्रैक्ट है लंबा है, इनका ट्रैक्ट बहुत छोटा होता है 4 centimeters का। और स्पेशली इंटीमेसी के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों को थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, और पानी का इंटेक एडिक्वेट रखें, समय समय पेशाब जाएं। जी डॉक्टर साहब, पानी कितना पीना चाहिए? बड़ा कॉमन प्रश्न है ये। नॉर्मल जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो इंडिया क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री, थोड़ा ज़्यादा पीना पड़ता है। बट ये है कि अगर आप AC में बैठे हैं, सब बैठे हैं, तो तब
1.75 to 2 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक इज सफिशिएंट। और अगर आप बाहर धूप में काम कर रहे हैं तो उसके अनुसार आप 3 लीटर कर लीजिए। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन है या स्टोन की डिजीज है तो आपको थोड़ा सा पानी इनटेक और बढ़ाना पड़ेगा, से अबाउट 3.5 to 3.75 लीटर्स। आपको ये देखना है कि आपका जो टोटल यूरिन आउटपुट है वो करीब 1.25-2 लीटर के आसपास हो। अच्छा। तो इसका मतलब कि कम से कम आपको मान के चलिए 3.5 लीटर पानी तो पीना ही पीना, बट 2 लीटर्स मोर और लेस इज सफिशिएंट। अगर थोड़ी हार्ट डिजीज है, आपको थोड़ा सा हार्ट फेलियर के कुछ लोगों में दिक्कतें आती हैं, स्पेशली इन ओल्ड पीपल, थोड़ा सा पानी का इंटेक 1.5 लीटर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये है ना कि कुछ लोग ने भ्रांतियां फैला रखी तो 8-9 लीटर पानी भी पीते हैं तो वो भी चीज़ें ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, यूटीआई क्या पुरुषों में भी होती है? बिल्कुल होती है। पुरुषों में इट्स मोर कॉमन इन एज ग्रुप्स ऑफ 50+। बीपीएच के साथ आता है वो, जैसे प्रोस्टेट की शिकायत के साथ आता है। अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है और वो अनकंट्रोल्ड है तो ये सब चीज़ें भी काउंट करती हैं, आपको यूटीआई कराएगी। डॉक्टर साहब, पुरुषों की बात हो गई, महिलाओं की, बच्चों की बात कर लेते हैं क्योंकि समय जो है इजाजत नहीं दे रहा है। आजकल डायपर्स की बड़ी जो है प्रचलन हो गया है, तो क्या इससे भी कुछ समस्या इस बच्चों में आ सकती है? डायपर्स में देखिए मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो रैशेस की होती है, अगर वो टाइमली बदले ना जाए। कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं पाया गया है, बट हाँ फीमेल्स में मैं बोलूँगा, फीमेल बच्चों में अगर डायपर्स यूज़ किया जाता है तो अगेन बिकॉज द यूरेथ्रा इज़ वेरी शॉर्ट तो उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। मेल्स में यूजली नहीं होता है। अच्छा, लेकिन ये मतलब डायपर अगर समय समय से क्लियरली बदला जाए तो नहीं होगा। बट उसमें ऑन द अदर हैंड फिर टॉयलेट ट्रेनिंग में दिक्कत आती है। जो बच्चे टॉयलेट ट्रेन यूजली जो डायपर नहीं इस्तेमाल करते हैं, जिनकी माएँ घर पे रहती हैं या नाना नानी दादा दादी रहते हैं, वो विशेष ध्यान देते हैं इस बात का। ये देखा गया कि वो 2 से 2.5 साल में अच्छे से टॉयलेट ट्रेन हो जाते हैं। बट जो बच्चे डायपर्स पे रहते हैं, जिनके हस्बैंड वाइफ जो वर्किंग है, उतना बच्चे पे समय नहीं दे पा रहे, तो उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग और देर तक होती है। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये हमारा जो सिस्टम है इसकी बेहतरी के लिए, इसके स्वास्थ्य के लिए वो क्या करें, और कुछ खान पान से भी क्या इसमें कुछ मदद मिल सकती है? देखिए, जैसे यूटीआई के लिए मैंने आपको पहले सारे प्रिकॉशंस ऑलमोस्ट बता दिए हैं। अब प्रोस्टेट के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि एक तो शर्मिंदगी ना महसूस करें। कोई भी यूरिनरी प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए आगे बढ़ के आएँ, अब समय बदल गया है। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, थोड़ा सा एनिमल फैट खाने में कम रखें। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा मांस मछली का सेवन करते हैं कम अमाउंट में करें। मैं ये नहीं कह रहा पूरा बंद कर दीजिए, बट हाँ, अपना फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए खाने की। फ्रेश फ्रूट्स ये खाने चाहिए। क्रैनबेरी एक्चुअली आपका सवाल तो अच्छा है। क्रैनबेरी प्रॉब्लम है कि जो डोसेज हम लोग की साइंटिफिकली बताई जाती लेनी है, वो हम लोग ह्यूमन कंज्यूम इतनी अमाउंट में नहीं कर सकते। अच्छा, कहते हैं क्रैनबेरी जूस पी लो, बट वो इतना वो प्रोवाइड करता है क्रैनबेरी का एक्सट्रैक्ट बहुत ही माइन्यूट है। अच्छा, उसके लिए आप मान, जैसे लोग कहते हैं नींबू, तो आप कम से कम 30 नींबू खाने पड़ेंगे एक्चुअली उस लेवल को रीच करने के लिए। बट एनी हाउ, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। हाँ, तरल पदार्थ अपने आप लेते रहिए। फैट्स यूजली हम अवॉइड करने कहते हैं, और सॉल्ट का इंटेक थोड़ा सा कम रखिए। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते आपके लोहिया संस्थान में यूरोलॉजी विभाग में क्या क्या सुविधाएं हैं, और हमारे श्रोता जो उनको कोई समस्या है तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही समय पे सवाल पूछा है। आज ही हमारे लोहिया संस्थान में जो सबसे आधुनिक रोबोटिक सिस्टम है, डाविंची रोबोटिक सिस्टम, उसका आज आवरण हो गया है। आज वो स्थापित कर दिया गया। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। 10 दिन के अंदर उसका हम लोग वर्किंग भी शुरू कर देंगे। हर प्रकार के कैंसर, प्रोस्टेट, ब्लैडर, किडनी के जितने भी कठिन से कठिन जटिल ऑपरेशन हो सकते हैं वो होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, अब रोबोट के आने से और अच्छे से हो जाएगा। लैप्रोस्कोपी उसको कहते हैं मिलीमीटर बाय मिलीमीटर प्रिसीजन। हाँ, लैप्रोस्कोपी तो होती है। रोबोट आपका और डिग्निफाइड कर देता है, रोबोटिक सर्जरी जिसको हम थोड़ा सा और उसको सुधार देता है। मैं ये नहीं कहूँगा किसी का रिजल्ट आगे पीछे, रिजल्ट सबके बराबर है, बट जिसको कहते हैं मिलीमीटर बाय मिलीमीटर प्रिसीजन वो आपको रोबोट प्रोवाइड कर देता है। दूसरा, ट्रांसप्लांट्स हम लोग के यहाँ रेगुलर होते हैं। अब 250 के ऊपर ऑलमोस्ट ट्रांसप्लांट हो गए हैं। हर तरह के कैंसर का इलाज है यूरोलॉजी संबंधित। जितने भी फीमेल्स के यूटीआई हैं या प्रोलैप्स की प्रॉब्लम होती है कई फीमेल्स में, उनका यूट्रस या ब्लैडर और रेक्टम के साथ नीचे आता है, उसकी भी हम लोग कोशिश करते हैं उसको ठीक करने का। स्ट्रिक्चर्स की प्रॉब्लम होती है,
पेशाब की नली में सिकुड़ना आती है, उन सब का जो पॉसिबल है वो सब कुछ है। ओपीडी की क्या? ओपीडी हम लोग यहाँ 6 दिन चलती है, और स्पेशली ट्रांसप्लांट ओपीडी एक अलग से सैटरडे को हम लोग चलाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुमूल्य समय दिया हमारे श्रोताओं के लिए, और क्या क्या सुविधाएं हैं लोहिया हॉस्पिटल में इसके बारे में भी बताया, और एक जनरल आइडिया क्या यूरोलॉजिकल समस्याएं कॉमन हैं उसके बारे में भी चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।